वेलकम टू एबी स्टडीज। एबी स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे भारत में यूरोपियंस का आगमन हुआ था। हमने यूरोपियन एडवेंट इन इंडिया को डिटेल में डिस्कस किया था। हमने देखा था, जो हमने पढ़ा था उसका एक ओवरव्यू देखिए। सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद आए थे डच, डच के बाद आए थे ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स के बाद आए थे डेनिस, और सबसे आखिरी आए थे फ्रेंच। फ्रेंच जो है ये ब्रिटिशर्स के सबसे बड़े राइवल्स थे इंडिया में। ये चारों क्यों आए थे, इनके आने का क्या कारण था, कैसे आए थे, कहाँ पर आए थे, और आने के बाद जो है भारत में क्या बदलाव हुए, इन सबको हमने जो है डिटेल में डिस्कशन कर लिया है लास्ट लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके साथ ही लिंक आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए आपको, तो वो हमारे टेलीग्राम लिंक से मिलेगी, जो कि यहाँ दिया गया है, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बात करेंगे कि भारत में कैसे ब्रिटिश का जो शासन है, ब्रिटिशर्स का शासन स्थापित कैसे हुआ था, या उसकी नींव कैसे रखी गई थी, इसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। देखिए, 1600 में ब्रिटिशर्स ने बनाई थी अपनी पहली कंपनी भारत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री लगाई थी भारत में। उस वक्त जो है इनके राइवल्स हुआ करते थे पोर्टुगीज, डच, डेनिस और फ्रेंच। फ्रेंच काफ़ी बाद में आए थे। सबसे पहले जो है पोर्टुगीज से इनकी लड़ाई होती है, पुर्तगालियों से होती है, जिसमें कि ब्रिटिशर्स इनको मार पीट कर काफ़ी बुरी तरह से हरा देते हैं, और इनका क्षेत्र जो है वो भी एक्वायर कर लेते हैं। इसके अलावा बच जाता है पुर्तगालियों के पास बॉम्बे, जो कि ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स की शादी हो जाती है पुर्तगाली राजकुमारी के साथ में, और दहेज में मिल जाता है बॉम्बे ब्रिटेन वासियों को। इसके बाद डेनिस और डच जो थे, इनके साथ उतनी कुछ खास लड़ाइयाँ हुई नहीं, ये लोग काफ़ी जल्दी हार गए थे, और ब्रिटिशर्स जो है अपना एक छत्र राज स्थापित करने में हो गए थे सफल। उसके बाद जो है सबसे लास्ट में आते हैं फ्रेंच, जिन्होंने ब्रिटिशर्स की नाक में कर दिया था दम। सबसे ज़्यादा जो है फ्रेंच से ही लड़ाई हुई, और कार्नेटिक वॉर चल रही थी। लगभग 1600 ईस्वी के अंत होने तक कार्नेटिक वॉर शुरू हो गई थी। कार्नेटिक वॉर क्या थी, तो कर्नाटका के क्षेत्र में हो रही थी लड़ाई। कर्नाटक को बोला जाता था कार्नेटिक, और वहाँ की लड़ाई उस वक्त चल रही थी। लगभग काफ़ी वर्षों तक ये चली थी, और 3 महत्वपूर्ण कार्नेटिक वॉर हुई थी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट लेक्चर में उसको कवर किया हुआ है, आप लोग वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। अब देखिए, कार्नेटिक वॉर चल रही थी कहाँ पर, तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में। ब्रिटिशर्स की स्थिति जो है भारत में सबसे मजबूत इसलिए हो गई थी, क्योंकि इनके हाथ लग गया था बंगाल। बंगाल का क्षेत्र जो है वो मिल गया ब्रिटिशर्स को। बंगाल में क्या था, तो डेनिस बैठे हुए थे। डेनिस केवल आए थे ट्रेड करने के लिए, ना सेना लेके आए, ना कुछ नहीं लेके, उनके पास हथियार थे ना कुछ। तो ब्रिटिशर्स ने काफ़ी आसानी से उनको हरा दिया, और डेनिस भी जो है लास्ट में डर के अपने सारे फैक्ट्रियां वगैरह बेच बाच के चल गए थे ब्रिटिशर्स को अपने देश वापस। तो ब्रिटिशर्स के हाथ लग गया बंगाल। बंगाल था काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो है मेन गंगा का दोआब वाला क्षेत्र, काफ़ी फर्टाइल, वहाँ पर अच्छी फसल होती थी, जिसको ये लोग अपने देश में ले जाकर बेचते थे। साथ ही साथ बंगाल में, आज का बंगाल जो है वो केवल वेस्ट बंगाल में, लेकिन उस वक्त जो है बंगाल में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का भी काफ़ी भाग आता था। तो वो जो एरिया, वहाँ पर आयरन ओर्स वगैरह काफ़ी मिलते हैं। तो ब्रिटिशर्स को जो है हथियार बनाने के लिए सामान भी वहाँ पर मिल जाता था, और वहाँ से बंगाल की खाड़ी से ट्रेड करना भी इनके लिए हो जाता था काफ़ी आसान। अब ब्रिटिशर्स ने 16वीं सदी के अंत होते होते, कार्नेटिक वॉर चल रही है, फ्रेंच को भी हरा रहे हैं ये लोग, और इधर बंगाल में ट्रेड भी कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो है इंडिया में अपना एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। इनका जो मेन प्लस पॉइंट था, ब्रिटिशर्स ने जो है शुरू कर दी थी फोर्टिफिकेशन। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी चर्चा किया है। देखिए, फोर्टिफिकेशन से क्या होता है, आपका एक स्थायी ठिकाना बन जाता है। ब्रिटिशर्स ने फोर्टिफिकेशन की, उसमें अपनी सेना रखते थे, अपने हथियार रखते थे, इनके लोग वहाँ रहते थे, और वहाँ से जो है ये अपना पूरा ट्रेड चलाया करते थे। तो फोर्टिफिकेशन भी, यानी कि किले बनाना भी, इनको काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ आगे के टाइम में। ब्रिटिशर्स की जो है 16वीं सदी के अंत तक 3 प्रमुख किले थे। पहला जो था सेंट जॉर्ज, जो कि मद्रास में था। उसके बाद फोर्ट विलियम कलकत्ता, सबसे इंपॉर्टेंट, और बॉम्बे कासल था, जो कि वेस्टर्न इंडिया में, आज के महाराष्ट्र जो है बॉम्बे जिसकी राजधानी है, वहाँ पर स्थित है। ये तीनों महत्वपूर्ण थे, और इनके जो शासक थे या इनको जो चलाने वाले थे, उनका चयन जो है वो इंग्लैंड के राजाओं या फिर वहां पर बैठी उनकी पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता था। वही लोग यहाँ पर आते थे और इन किलों को चलाते थे, अपने हिसाब से चलाते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाते थे। अब देखिए, ब्रिटिशर्स जो है एक्सपेंशन तो कर रहे थे। उस वक्त जो है बंगाल के नवाब हुआ करते थे अलीवर्दी खान। अब अलीवर्दी खान को ब्रिटिशर्स
ने ले लिया अपने झांसे में। ब्रिटिशर्स आते थे, यहाँ के नवाब को मिलते थे, भर भर के तोहफे लाते थे, बड़े बड़े गिफ्ट्स देते थे, जिससे कि है ये इनसे काफ़ी प्रसन्न हो जाए। और भारत में तभी था काफ़ी दुख, सोना चांदी सुख संपत्ति काफ़ी था। और यहाँ के नवाब अपने ऐशो आराम, अपनी उदारता को दिखाने के लिए कुछ भी मांगो दे देते थे। तो इसका फायदा भरपूर उठाया ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स थे काफ़ी चालाक। अब लगभग इन्होंने आधी दुनिया पर राज किया, तो ऐसे ही तो नहीं किया, दिमाग तो होगी। भले बदमाश थे, क्रूर थे, जहाँ गए वहाँ उस देश को बर्बाद कर दिया, लेकिन चालाक तो थे। तो इन्होंने चालाकी दिखाई, बंगाल के नवाब को खुश किया, अलीवर्दी खान को खुश किया और उनसे ले लिया दस्तर। ये एक प्रकार का फरमान हुआ करता था, या एक प्रकार का लीगल नोटिस हुआ करता था, जिसके तहत ब्रिटिशर्स को मिल गई आज्ञा फोर्टिफिकेशन करने की बंगाल में, और फ्री ट्रेड करने की, बंगाल के बंदरगाह हो गए या पूरे बंगाल में फ्री ट्रेड करने की आज्ञा दे दी गई अलीवर्दी खान के द्वारा। इसका फायदा ब्रिटिशर्स ने ऐसे उठाया, मिला एक दस्तर और उसको क्या किया इन्होंने, डुप्लीकेट करके बना दिए 10-15, और कई जगहों पर किले खोले, बेशुमार वहां से धन दौलत लेकर अपने देश चले गए हैं। जो भी मिलता था यहाँ से टैक्स फ्री सामान उठाते थे, जाके बाहर में अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे उससे, और ये सब काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन अब है तो ये लोग बाहरी लोग ही, राजा तो राजा है, नवाब तो है। नवाब को लग गई ये बात बुरी कि मैंने दिया इनको परमिशन एक किले के लिए, और ये लोग पूरे बंगाल में किले बना रहे। तो उससे जो है इनको रोकना टोकना शुरू कर दिया गया अलीवर्दी खान के द्वारा, और अन्य नवाबों के द्वारा भी। तो फिर इन्होंने नई पॉलिसी अपनाई। पॉलिसी क्या अपनाई, ये लोग उनको देते थे लालच, उनके साथ जो है समझौता करते थे, अलाई करते थे, और कहते थे कि हम लोग आपको सिक्योरिटी देंगे, कोई भी दूसरा राज्य अगर आप पर, या दूसरा राष्ट्र जो है आप पर हमला करता है, तो हमारी सेना लड़ेगी, आपकी सेना को कुछ नहीं होगा। और उस वक्त जो है डाकू वगैरह अफगानी इन्वेशन होते रहते थे भारत में हमेशा, वो लोग सोना चांदी लूटने के लिए आया करते थे। तो उनसे भी ये लोग बोलते थे कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आप बस राज कीजिए, आपकी सेना भी बची रहेगी और आपको टेंशन भी नहीं लेना है लड़ाई झगड़े का। तो शुरू शुरू में तो ये सुनने में काफ़ी अच्छी लगी राजाओं को, लेकिन ये थी सबसे बड़ी गलती भारतीय राजाओं की। ब्रिटिशर्स के इस झांसे में आना सबसे बड़ी गलती थी। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे राजा जो है कमजोर होते गए, उनकी जो है आर्मी वो सुस्त हो गई। और ब्रिटिशर्स ने इसका भरपूर फायदा उठाया, जब देखा कि राजा की आर्मी सुस्त है तब, क्योंकि पूरे स्टेट में तो इन्हीं की आर्मी हुआ करती थी, ब्रिटिशर्स की है, कहीं लोग लड़ते थे उनकी तरफ से, तो आर्मी इन्हीं की, तो करवा देते थे लोग आर्मी से रिवोल्ट, और पूरे स्टेट को कर लेते थे अपने अंदर कब्जा। तो हमने क्या देखा अभी तक कि सेंट जॉर्ज जो है फोर्ट बना मद्रास में, फोर्ट विलियम कलकत्ता में सबसे महत्वपूर्ण फोर्ट या किला, और बॉम्बे कासल था वेस्टर्न इंडिया में। इसके बाद समझौता किया था ब्रिटिशर्स ने कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, और आप हमें जो है टैक्स फ्री ट्रेड करने की, या फिर सब्सिडी दीजिए ट्रेड करने की, या ये लोग मनी भी लिया करते थे, पैसे भी लिया करते थे सिक्योरिटी के बदले में। तो ये सब काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन 1700 ईस्वी में बनते हैं राजा, कौन बनते हैं, तो अलीवर्दी खान के पोते सिराजुद्दौला खान बन जाते हैं बंगाल के नवाब। अब सिराजुद्दौला जो है जवान लड़का, लगभग 20-22 साल की उम्र में ये बन जाते हैं राजा। तो राजा बन जाते हैं तो जवान रहते हैं, तो इनका दिमाग भी काफ़ी तेज चलता है। ये पहले से ही भाप गए थे कि ब्रिटिशर्स जो है इनकी स्ट्रेटजी कुछ और है, ये केवल ट्रेड करने नहीं, बल्कि अब इनका जो मकसद है वो हो गया है भारत पर राज करना। तो सिराजुद्दौला क्योंकि शुरू से ही जान गए थे, तो इन्होंने ब्रिटिशर्स पे कमर कसनी शुरू कर दी। सीधा गए फोर्ट विलियम में, कहा क्यों भाई क्या हो रहा है, अपना किला उला उठाओ, तुमको ट्रेड करने के लिए दिए गए हैं जगह, लैंड दी है हमने ट्रेड करने के लिए, फ्री ट्रेड करना है ट्रेड करो, फोर्टिफिकेशन बंद करो। तो ब्रिटिशर्स जो है शुरू में तो इनकी बात मान जाते, क्योंकि अब इनकी ज़मीन पर है तो अपने से तो खुद से तो लड़ सकते नहीं है, सेना भी उतनी ज़्यादा थी नहीं। तो शुरू में इनकी बात मान गए थे कौन, ब्रिटिशर्स। और धीरे धीरे जो है, लेकिन इनके खिलाफ जो है अपना षड्यंत्र रचते जा रहे थे। उसके बाद होती है पलासी की लड़ाई। तो देखिए पलासी की लड़ाई जो है ये हुई थी 1757 ईस्वी में। ये भारत की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ब्रिटिशर्स के रूल का एक नया अध्याय शुरू होता है, एक नया चैप्टर शुरू होता है पलासी की लड़ाई के बाद। अब हुआ क्या था पलासी की लड़ाई में, तो देखिए 1756 ईस्वी में जब सिराजुद्दौला अपने दादा अलीवर्दी खान के बाद गद्दी पर बैठते हैं और बंगाल के नवाब बनते हैं, तो ये ब्रिटिशर्स पर जो है अंकुश लगाना शुरू कर देते हैं। जितनी आज़ादी इनके दादा ने दे के रखी थी, ये धीरे धीरे उसको खत्म करने लगते हैं। और
उसी वक्त जो है ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं कार्नेटिक वॉर। कार्नेटिक वॉर क्या थी, तो वही कर्नाटका में लड़ी जा रही थी वॉर, इसीलिए उसका नाम था कार्नेटिक वॉर, और उसको जीत गए। तो ऐसे ही जो है ब्रिटिशर्स का वर्चस्व जो है भारत में लहराने लगा, ये एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने लगे। तब सिराजुद्दौला ने देखा देखा कि जब ये लोग फ्रेंच लोगों को हरा दिए, जिनके पास इतनी बंदूकें थी, नेवल आर्मीज थी जिनकी फ्रेंच की, उनको जब इन्होंने हरा दिया तो हमको तो आसानी से हरा देंगे। और इस चिंता में सिराजुद्दौला का मकसद बन गया था, धीरे धीरे वो चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को, जो बढ़ती हुई पावर को रोक दिया जाए और इनको भारत से या बंगाल से हटा दिया जाए। तो यहाँ से होती है ब्रिटिशर्स की शुरुआत बंगाल पर आधिपत्य स्थापित करने की। बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लगते हैं सिराजुद्दौला, ब्रिटिशर्स हो जाते हैं परेशान और तरह तरह की तरकीबें अपनाने लगते हैं सिराजुद्दौला को बंगाल के नवाब की गद्दी से हटाने की। फिर क्या होता है, ब्रिटिशर्स जो फोर्टिफाइंग करते थे, किले बनाया करते थे, तो कलकत्ता में इन्होंने क्या बनाया था, तो फोर्ट विलियम किले की जो है स्थापना हो गई थी कलकत्ता में। तो बंगाल के नवाब जो उस वक्त थे सिराजुद्दौला, उनको वो भी पसंद नहीं था, चाहते थे कि उसको हटा दें। और अंत में जो है सिराजुद्दौला की जो इन पर गुस्सा होता है वो फूटता है, सिराजुद्दौला सेना उठाकर चल जाता है सीधा कलकत्ता और फोर्ट विलियम किले को कर लेते हैं अपने अंडर। और उसी वक्त होती है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है सबसे दर्दनाक घटना थी उस वक्त की, जो पलासी की लड़ाई थी उसके आसपास हुई जो सबसे खतरनाक, क्रूर और दर्दनाक घटना थी, वो ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानी जाती है। अब इसमें हुआ क्या था, तो हुआ ये था, सिराजुद्दौला काफ़ी गुस्सा थे ब्रिटिशर से, बिना बताए उन्होंने फोर्टिफाइंग करने लगे थे, काफ़ी जगह पर किले बना लिए थे और टैक्स भी नहीं दिया करते थे, और अपने आप को एज अ रूलर ट्रीट करने लगे थे ब्रिटिशर्स। तो सिराजुद्दौला हो गए थे परेशान, गुस्सा गए, और कहा जाता है कि एक 10 बाई 12 के कमरे में, फोर्ट विलियम किला में एक 10 बाई 12 कमरा था जिसमें केवल एक खिड़की थी, उसमें सिराजुद्दौला ने लगभग 64 से 65 ब्रिटिशर्स को, बच्चे, औरतें, आदमी जो भी थे, सबको अंदर बंद करवा दिया था और लगभग एक दिन तक बंद रखा था। और महीना वो था जून का, जून की गर्मी में ऐसी हालत खराब, कोई वेंटिलेशन नहीं। और अगले दिन जब दरवाज़ा खोला गया तो लगभग 40 से 45 लोगों की मृत्यु हो गई थी और केवल 10-15 लोग ही बचे थे 64-65 में से। तो इसी को जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना गया आगे। और इसके बाद जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी की जब खबर फैली, जो लोग बच गए उनको जो है भेज दिया गया ब्रिटेन वापस। उन्होंने जब ये कहानी सुनाई तो ब्रिटिशर्स जो हो गए उनका गुस्सा फूटा, और भेजा उन्होंने किसको, तो रॉबर्ट क्लाइव को भारत में सिराजुद्दौला से युद्ध करने के लिए। उसके बाद जो है देखिए, सिराजुद्दौला तो जीत गए बंगाल को, फोर्ट विलियम को अपने अधीन कर लिया। फिर लौट आते हैं ये मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद इनकी कैपिटल हुआ करती थी उस वक्त, बंगाल काफ़ी बड़ा हुआ करता था, तो मुर्शिदाबाद से ही ये लोग अपना राजपाट चलाया करते थे। अब जैसा कि हम अभी बात कर चुके हैं, 1757 में आते हैं रॉबर्ट क्लाइव, खतरनाक सनकी गवर्नर जनरल थे ब्रिटिशर्स के, वॉरियर गजब के थे, गजब के कमांडर थे। इनकी सेना जो है इनके नेतृत्व में काफ़ी खतरनाक युद्ध किया करती थी, और ब्रिटिशर्स के पास उस वक्त थी तोपें, बंदूकें, जो कि भारत में उतनी ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी। ये भी एक कारण था इनका जीतने का। तो रॉबर्ट क्लाइव जो 1757 में आ गए भारत, पहले गवर्नर थे ब्रिटिशर्स के इंडिया में, और सीधे चल जाते हैं बंगाल में। बंगाल में जाते हैं, सिराजुद्दौला से बातचीत करते हैं, सीधा सीधा कहते हैं कि भाई हमारा किला वापस करो, नहीं तो करो युद्ध। अब सिराजुद्दौला थे 20-22 साल के लड़के, प्रतिभा तो थी लेकिन एक्सपीरियंस की कमी थी। तो इसमें जो है मान जाते हैं, थोड़ा हड़का दिया जाता है इनको रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, तो वापस कर देते हैं फोर्ट विलियम जो कि कलकत्ता में था। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को यहाँ से हो जाता है अंदेशा, उनको पता चल जाता है कि ये लड़का जो है ये उतना ज़्यादा युद्ध में कौशल नहीं है, इसकी सेना भले बड़ी है लेकिन इसको हम लोग आसानी से हरा सकते हैं। और वहाँ से शुरू होती है कॉन्स्पिरेसी रॉबर्ट क्लाइव की, मीर जाफर और सिराजुद्दौला के अन्य कमांडर के साथ, जो कि उसको हटाना चाहते थे गद्दी से। मीर जाफर को दिया जाता है लालच, किसके द्वारा, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, कहते हैं कि तुमको बना देंगे हम लोग बंगाल का नवाब, तुम युद्ध में हमारी सेना का साथ देना और गद्दारी कर दो सिराजुद्दौला से। मीर जाफर जो है ये कमांडर हुआ करता था सिराजुद्दौला का, और सिराजुद्दौला की सेना में जो सबसे बड़ी आर्मी, जो सबसे महत्वपूर्ण आर्मी थी, खतरनाक लड़ाके जिसमें थे, उसका कमांडर था मीर जाफर। तो मीर जाफर कमांडर, तो इसकी जो आर्मी है वो भी बात मानेगी इसी का ही। और इसके साथ साथ अन्य भी कई कमांडर्स थे जो कि ब्रिटिशर्स के साथ आने को हो गए थे रेडी।
मतलब ब्रिटिशर्स ने अपनी जो उनकी मेन पॉलिसी थी फूट डालो और शासन करो के हिसाब से अपना काम शुरू कर दिया। फिर क्या होता है, फाइनली 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब की आर्मी यानी सिराजुद्दौला की आर्मी और ब्रिटिश आर्मी जो कि जिसका नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, उनकी भिड़ंत होती है भागीरथी नदी के किनारे एक पलासी नाम की जगह थी, पलासी बैटलफील्ड, वहां पर होती है लड़ाई। किसके किसके बीच, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। देखिए सिराजुद्दौला के पास जो थी काफी बड़ी एक विशाल सेना थी जिसमें लगभग की 50,000 इन्फेंट्रीज मतलब पैदल सैनिक, 28,000 से ज्यादा कैवलरीज थी उनके पास, और इसके अलावा 3,000 जो आदमी थे ये थे किसकी सेना में, तो ये थे क्लाइव की सेना में। अब देखिए टक्कर देखिए किसके किसके बीच हो रही है, बंगाल की सेना जिसमें 50,000 पैदल सैनिक, 28,000 घुड़सवार, इसके अलावा इनके पास वॉर एलिफेंट्स थे, और रॉबर्ट क्लाइव के पास थी केवल एक छोटी सी आर्मी 3,000 लोगों की। लेकिन जीत हो गई थी रॉबर्ट क्लाइव की। क्यों जीत हो गई थी, क्योंकि मीर जाफर, आस्तीन का सांप जो निकला किसके लिए, तो सिराजुद्दौला के लिए, ने कर दी थी गद्दारी। पहले डील सेट हो गई थी अंग्रेजों के साथ कि तुम्हारी जो है हम सहायता करेंगे लेकिन नवाब हम बनेंगे, तुम ट्रेड करना, हमको कोई मतलब नहीं है। तो जब युद्ध होता है खतरनाक टाइप का युद्ध होता है, इसमें क्या था कि क्लाइव को पता था अगर सीधी भिड़ंत हुई तो हम हार जाएंगे, बहुत बुरी तरीके से हार जाएंगे, मार पीट के भगा दिए जाएंगे, और अगर यहाँ पर जीत हो जाती सिराजुद्दौला की तो आज पिक्चर कुछ और होती। भारत जो है, हमारी जो ऐतिहासिक जो घटना थी, जो ब्रिटिशर्स ने बर्बाद कर दिया हमारे गौरवशाली इतिहास को, जिसके कारण हम आज तक उभर नहीं पाए, वर्तमान भी हमारा बर्बाद ही चल रहा है, ये ऐसा नहीं होता। हो सकता था या नहीं भी हो सकता था, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं, जो हुआ नहीं उस पर हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस पर जो है हम बात करते हैं। तो लड़ाई हुई, काफ़ी भयंकर लड़ाई हुई, और जब लड़ाई अपने चरम सीमा पर थी तब जितने भी सैनिक थे, किसके सैनिक, तो मीर जाफर के अंडर के जितने भी सैनिक थे, इन्होंने डाल दिया हथियार, ब्रिटिशर्स के सामने अपने हथियार डाल दिए बीच मैदान जंग में, और इनके सारे सैनिक चल गए ब्रिटिशर्स की ओर। ये जो है युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया। इसमें जो है सिराजुद्दौला पूरी तरीके से घबरा गए, बच्चा था 20-22 साल का, समझ में नहीं आया क्या करना है, लेकिन फिर भी युद्ध चलती रही। सिराजुद्दौला के साथ जो है उनके और दो कमांडर थे, मीर मदन और मोहन लाई, जिन्होंने आखिरी सांस तक सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ाई की और वीर गति को प्राप्त हुए थे युद्ध में। ये भी गजब के वॉरियर्स थे। तो जब युद्ध आगे बढ़ता है और मीर मदन की मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है युद्ध में, तो सिराजुद्दौला डर जाते हैं, डर जाते हैं और घबरा कर क्या करते हैं कि भूमि युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इनकी सेना ने जब देखा कि हमारा राजा जो है भाग खड़ा हुआ, तो सेना हथियार डाल देती वहीं पे। देखिए पहले की जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी, राजा महाराजाओं की जो लड़ाई हुआ करती थी, तो उसमें जो है उनका रूल हुआ करता था कि अगर किसी एक सेना का राजा या तो मारा गया है या भाग खड़ा हुआ है, तो पूरी की पूरी सेना सरेंडर कर देती थी, भले ही वो कितनी भी बड़ी सेना हो, सामने वाले के पास 50 की सेना हो और इनके पास 5,000 की सेना हो, और 5,000 सेना का राजा अगर मर गया, या फिर 5,000 सेनाओं की तरफ से जो राजा था वो अगर युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ, तो ये 5,000 लोग इन 50 के आगे जो है हथियार डाल देते थे और इनकी जीत हो जाती थी। तो वैसे ही हुआ, सिराजुद्दौला जो है जान बचाकर भाग जाते हैं वहां से कि जिंदा रहेंगे तो आगे लड़ाई करेंगे सोच के जाते हैं, लेकिन उनकी सेना द्वारा जो है हथियार डाल दिया जाता है उनके जाने के बाद, और यहाँ पर जीत हो जाती है रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव की जीत के साथ ही टर्निंग पॉइंट इंडिया में स्थापित हो जाता है ब्रिटिश रूल। उसके बाद देखिए परिणाम जो निकला था युद्ध का, वो क्या था, सिराजुद्दौला युद्ध से भाग जाते हैं, युद्ध भूमि छोड़कर कायर की भांति भाग जाते हैं अपनी जान बचाकर कि जिंदा रहेंगे तो आगे दोबारा युद्ध कर सकेंगे। लेकिन मीरान जो कि पुत्र थे मीर जाफर के, मीर जाफर कौन, तो वही गद्दार सेनापति मीर सिराजुद्दौला का, जिसने धोखा दे दिया था बीच लड़ाई में और जिसके कारण की सिराजुद्दौला की हो गई थी हार। तो मीरान के द्वारा हत्या कर दी जाती है सिराजुद्दौला की, पकड़ा जाते हैं उससे और मर जाते हैं। इसके बाद जो है बैटल ऑफ पलासी शुरू करता है एक नया अध्याय भारत की हिस्ट्री में। ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में शुरू हो जाता है, ब्रिटिशर्सों का आधिपत्य स्थापित होना प्रारंभ हो जाता है भारत में। इसके बाद जैसा कि डील हुई थी किसके बीच, तो क्लाइव और मीर जाफर के बीच में, मीर जाफर को बना दिया जाता है बंगाल का नवाब, लेकिन ये केवल अंग्रेजों का एक पपेट था।
अंग्रेजों की हाथ की एक कठपुतली थी। अंग्रेज जो है बेशुमार ट्रेड किया करते हैं भारत से, धन दौलत, बंगाल का जितना भी सोना चांदी था वो बिना किसी टोक के, बिना किसी रोक टोक के लेकर अपने देश जाते हैं और लगभग यहाँ का खजाना खाली करने लगते हैं। और मीर जाफर केवल उनके हाथ की एक कठपुतली बना देखता रहता, क्योंकि डील साइन हुई थी। सेना तो इसके पास थी नहीं, सेना सारी ले ली गई थी अंग्रेजों के द्वारा। इसको केवल नाम के लिए बना दिया गया था बंगाल का नवाब, और बैठा दिया गया था मुर्शिदाबाद की गद्दी पर। ये बात मीर जाफर को समझ में आती है आगे चलकर। और उसके बाद एक और खतरनाक लड़ाई होती है 1764 में, जो कि थी बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें कि मीर जाफर के साथ साथ अन्य भी कई राजाओं, भारत के अन्य क्षेत्र के राजाओं ने भी मीर जाफर का साथ दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार हो जाती है यहाँ भी। किसकी? तो भारत के राजाओं की। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, और इसके बाद तो है संपूर्ण भारत इनके अधीन हो जाता है। तो बैटल ऑफ बक्सर के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में जो अभी तक हमने देखा उसका एक लेते हैं ये क्विक रिवीजन। देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी कि अंग्रेजों ने बनाए थे 3 किले, 3 महत्वपूर्ण किले। मद्रास में क्या था? तो सेंट जॉर्ज। फोर्ट विलियम कहाँ पर? तो कलकत्ता में। और बॉम्बे कैसल वेस्टर्न इंडिया में, जो कि यहाँ से अपने ये लोग ट्रेड किया करते थे। और उस वक्त जो अलीवर्दी खान नवाब हुआ करते थे बंगाल का, इनके द्वारा दस्तर जारी कर दिया गया था ब्रिटिशर्स को, जिसमें कि लिखा होता है कि ये लोग टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं, और फोर्टिफिकेशन करने की आज़ादी मिल गई थी ब्रिटिशर्स को। फिर क्या होता है 1756 ईस्वी में जवान खून के राजा सिराजुद्दौला गरम खून, कौन थे? अलीवर्दी खान के पोते थे, बैठते गद्दी पर। पहले ही देख लिया था कि ब्रिटिशर्स जो है इन्होंने कर्नाटिक वॉर में, कर्नाटक की लड़ाई में फ्रेंचों को काफ़ी बुरी तरीके से हराया। ये भाप गए थे कि ये लोग आगे चलकर हमको भी भगाएंगे, खतरनाक लोग हैं, इनको ज़्यादा छूट नहीं मिलनी चाहिए। तो इसके तहत ही लगाते हैं प्रतिबंध ब्रिटिशर्स पे कई प्रकार के। उनको फोर्टिफिकेशन करने की जो आज़ादी मिली थी वो छीन लेते हैं वापस। ट्रेड पे टैक्स बढ़ा देते हैं, तो ब्रिटिशर्स क्या है इससे हो जाते हैं परेशान, और इनके खिलाफ कर देते हैं रिवोल्ट, नए नए तरीके खोजते हैं। सबसे बड़ा जो उनका मास्टर स्ट्रोक था वो क्या था कि मीर जाफर, जो कि इनका कमांडर हुआ करता था, उसको अपने साथ मिला लिया, घूस दे दिया, ब्राइबरी दे दी उसको, और कह दिया था कि युद्ध होगा तो उसमें तुम धोखा दे देना। फिर क्या होता है, सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लेते हैं, कलकत्ता में था को फोर्ट विलियम। और ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है उसी वक्त, जिसमें कि क्या हुआ था कि एक छोटे से कमरे, लगभग 10 बाय 12 के कमरे में इन्होंने 64 से 65 ब्रिटिशर्स को अंदर डाल दिया था, और एक दिन तक बंद रखा था। गर्मी का महीना था, जून का महीना था। तो दम घुट के लगभग 40-50 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 10-12 लोग ही जिंदा बचते हैं। जिसके बाद जो है ब्रिटिशर्स में उबलता है काफ़ी गुस्सा, क्रोध से आते हैं रॉबर्ट क्लाइव, और होती है प्लासी की लड़ाई। देखिए, ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है, इसके बारे में कई हिस्टोरियंस का मानना है कि हुई तो थी ये, लेकिन जो भी डाटा ब्रिटिशर्स द्वारा दिए गए हैं कि 40-50 लोगों की मृत्यु हो गई थी, वो गलत है। क्योंकि 10 बाई 12 के कमरे में खुद वहाँ जो लोग बचे थे उस वक्त, उन लोगों का कहना था कि उस कमरे में केवल 3 से 4 लोगों की जगह थी। तो 3 से 4 लोगों की जगह में 64-65 आदमी को अंदर डालना नामुमकिन है। इसलिए कई लोग जान हिस्टोरियंस जो है उनका कहना है कि ये जो थी ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये घटना हुई थी, लेकिन इस डाटा को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया ब्रिटिशर्स से, जिसके कारण जो है, जिसके बिहाफ पर वो हमला कर सके बंगाल पर, और पूरे तरीके से बंगाल को अपने अधीन कर सके। तो 1756 में सिराजुद्दौला कब्जा कर लेते हैं फोर्ट विलियम पर, और फिर वापस लौट आते हैं मुर्शिदाबाद अपनी कैपिटल पर। इसके बाद 1757 में आते हैं रॉबर्ट क्लाइव, जाते हैं सिराजुद्दौला को सीधे तरीके से समझाते हैं किला वापस करो नहीं तो होगी जंग। सिराजुद्दौला 20-22 साल के उम्र के राजा थे, लैक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण मान जाते हैं उनकी बात को, और उनके अधीन वापस दे देते हैं फोर्ट विलियम। इतने से भी जो है क्लाइव मानते नहीं है, इनको चाहिए था पूर्ण अधिकार। और क्या करते हैं, जाते हैं मीर जाफर के पास, देते हैं उसको घूस, मिला लेते हैं अपने साथ। और फिर होती है लड़ाई, कहाँ की? तो बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी 23 जून 1757 ईस्वी को भागीरथी नदी के किनारे पलासी नाम की जगह, जो कि मैंग्रीव फॉरेस्ट क्षेत्र था, वहां पर शुरू हो जाती है बैटल। जिसमें कि एक तरफ बंगाल की सेना 50,000 पैदल सैनिक, 28,000 कैवलरीज, वॉर एलिफेंट्स और गजब के लड़ाकू योद्धा के साथ खड़े होते हैं बंगाल के नवाब। और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव छोटी सी 3,000 लोगों की आर्मी के साथ खड़े होते हैं, जो कि ब्रिटिशर्स थे, लेकिन इनके पास थी बंदूकें, टोप। और क्लाइव, जो कि एक सन की गवर्नर जनरल था, उसका तेज दिमाग, जिसके कारण जो है ये जीत जाता है। युद्ध शुरू होती है, खतरनाक युद्ध। मीर मदन मोहन और मोहन लाई पूरी अपनी ताकत से लड़ते हैं नवाब के साथ में, और
मेन जो टर्निंग पॉइंट हुआ था वो ये हुआ था कि बीच युद्ध में मीर जाफर की सेना डाल देती है हथियार और चल जाती है क्लाइव के साथ, जैसा कि उनके बीच में डील हुआ था। फाइनली जो है हार जाते हैं सिराजुद्दौला। हारते कैसे हैं, तो भाग जाते हैं बैटलफील्ड छोड़कर, मीर मदन की मृत्यु देखकर घबरा जाते हैं और जिंदा रहने के लिए जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद उनकी सेना हथियार डाल देती है और बंगाल की हार हो जाती है और ब्रिटिशर्स का आधिपत्य स्थापित हो जाता है बंगाल पर। और भागते वक्त पकड़ा जाते हैं बाहर में, किसके द्वारा, तो मीरान द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। मीरान कौन था, तो मीर जाफर का बेटा था, और हत्या कर देता है सिराजुद्दौला की। भाग कर भी बच नहीं पाते, मर जाते हैं। फिर भारत की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद में ब्रिटिशर्स का आधिपत्य स्थापित हो जाता है बंगाल वाले इलाके में। मीर जाफर को बना दिया जाता है बंगाल का नवाब, लेकिन ये केवल एक ब्रिटिशर्स के हाथ की कठपुतली था। सारे काम ब्रिटिशर्स करते हैं, ये केवल दिखाने के लिए एक चेहरा था कि यहाँ का राजा जो है वो अभी भी लोकल ही है, हम लोग जो है केवल ट्रेडर्स हैं। तो देखिए इस मैप में देखिए, जब 1765 में 1757 के बाद बंगाल में ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी, तब ये एरिया जो था ये ब्रिटिशर्स के अंडर में था। लेकिन 1805 में ये सारा इलाका ब्रिटिशर्स का था। और अगर हम लोग 1837 तक देखते हैं तो और इलाका बढ़ जाता है। और जब हम लोग नज़र मारते हैं 1857 के समय में, मतलब जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, तब देखिए पूरी कहानी बदल जाती है। लगभग पूरा का पूरा भारत जो है वो हो जाता है ब्रिटिशर्स के अधीन में। तो इस प्रकार से ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने अपना एम्पायर फैलाया था। तो अभी तक हमने जो है इस वीडियो में चर्चा कर ली, पूरे तरीके से प्लासी की लड़ाई को कवर कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे बैटल ऑफ बक्सर के बाद में पूरे भारत में जो है एक ही बड़ी पावर, बड़ी शक्ति थी, जो कि थी ब्रिटिशर्स। और यहाँ के लोकल राजाओं का वर्चस्व, ताकत, सम्मान पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाता है, और ब्रिटिशर्स जो है अपने हिसाब से फिर यहाँ पर करते हैं रूल। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी आप जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और फेसबुक पर एबी स्टडीज़ नाम का हमारा पेज है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे लेक्चर्स की सारे अपडेट्स आसानी से मिल सके। और सारे अपडेट्स जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप से भी मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फ्रॉम फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम AB Studies. Thank you.